हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। अपवर्तन अपवर्तन का मतलब है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन का मतलब है कि प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस मुड़ने को यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है उसको हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन बनेगी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो प्रकाश जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि अपना रास्ता बदल लेता है। हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास एक सतह है जिसके नीचे की ओर पानी है और ऊपर की ओर हवा है। यहाँ हवा है और यहाँ नीचे की ओर पानी है। ये एक प्रकाश किरण इधर आ रही है। अगर ये प्रकाश किरण इधर आ रही है तो इस प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहेंगे और ये इसका अभिलंब है। अभिलंब जो बनेगा वो ये पृथककारी सतह जिसकी एक और हवा और दूसरी ओर पानी होता है या कोई दूसरा माध्यम होता है, तो ये माध्यम अलग अलग होते हैं दोनों। तो उससे 90 डिग्री पर बनने वाली काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये वाली किरण है आपतित किरण जो प्रकाश स्रोत से इस सतह तक आ रही है। अब इस प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए इधर की ओर, लेकिन जब माध्यम बदला है तो प्रकाश का वेग भी बदला है। यहाँ पे हवा विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब है कण पास होता है और कम आयतन में ज़्यादा पार्टिकल्स उसके आते हैं, और विरल माध्यम का मतलब है कि कण दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश किरणें जो होती है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरणें मुड़ी है तो ये घटना कौन सी है? अपवर्तन की। अब यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण जो होगा वो आपतन कोण I कहलाएगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बनने वाला ये कोण जो R है वो अपवर्तन कोण r कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? अपवर्तन कहलाएगी। इसके बाद हम एक और बात देखते हैं। यहाँ एक शब्द आए हुए हैं सघन माध्यम। तो पहला पॉइंट करते हैं हम, सघन माध्यम क्या चीज़ है। हम डायग्राम लेते हैं, विरल माध्यम डायग्राम लेते हैं। सेम आयतन के 2 बॉक्स लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ बॉलें डाल देते हैं
काउंट करके, और इसमें भी कुछ बॉलें डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सेम आयतन के अंदर यहाँ पे बॉलों की संख्या कम है और यहाँ पे बॉलों की संख्या अधिक है। तो यदि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ज़्यादा हो तो ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है, और यदि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कम हो तो ऐसा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यदि ये माध्यम के जो कण है वो अगर बहुत पास पास हो, सीधी सी बात है कि अगर छोटे एक सेम जगह के अंदर ज़्यादा कण है तो वो पास पास उपस्थित होंगे। अगर ये कण पास पास ज़्यादा है तो ये सघन माध्यम बनेगा, और ये कण अगर कम आयतन के, उसी आयतन के अंदर ज़्यादा कण है तो ये कम कण है तो ये दूर दूर होंगे। अगर ये कण दूर दूर होंगे तो ये माध्यम कैसा बनेगा? विरल माध्यम बनेगा। तो ये कंसेप्ट है सघन माध्यम और विरल माध्यम का। याद रखने के लिए हम देखेंगे कि सघन माध्यम में जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, और विरल माध्यम में पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है कम हो जाता है, और विरल माध्यम में वेग जो होता है वो अधिक होता है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपवर्तनांक पढ़ते हैं कि भाई अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक आगे स्नेल का नियम हम करने वाले हैं, उसमें ये शब्द काम आएगा। अपवर्तनांक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बनाया है उसे म्यू कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं हम अपवर्तनांक क्या चीज़ है। तो कुछ नहीं है, अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो है वो दो वेगों का अनुपात है। दो वेगों का अनुपात है। परिभाषा अगर सूत्र इसका देखें तो निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c होता है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम में वेग अपन v ले लेते हैं। अगर v ले लेते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है μ = c/v, जहाँ पे c क्या चीज़ है? c को हम कहते हैं प्रकाश का वेग, और c की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो 3 × 10⁻10 हो जाएगा। 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ज़्यादातर हम इसी को उपयोग में लेते हैं MKS पद्धति में। और निर्वात जो होता है, निर्वात के लिए म्यू अगर हमें ज्ञात करना होता है तो सीधी सी बात, c निर्वात में प्रकाश का वेग और v हवा में प्रकाश का वेग। हवा के अंदर प्रकाश का वेग और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, लगभग बराबर ही होता है। इसलिए म्यू निर्वात का जो मान है, वो लगभग 1 के बराबर आता है। c और c, बिकॉज ऑफ c लगभग हवा की वेग और प्रकाश का वेग निर्वात में, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो ये जब दोनों बराबर है तो म्यू निर्वात जो होता है वो लगभग 1 के बराबर आता है। तो हमें याद रखना है निर्वात के लिए प्रकाश का वेग कितना होता है? 1 होता है। और सेम हवाई है तो म्यू हवा, निर्वात बोले या हवा बोले, 1 हो जाएगा। ठीक है, और म्यू पानी के लिए
नाम से पता चलता है कि ये इंडेक्स है और इसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। पानी के लिए 1.33 होती है, या इसे 4/3 भी लिख सकते हैं। 4 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो ये 1.33 आता है। और म्यू किसके लिए? कांच के लिए। कांच के लिए इसकी वैल्यू 1.5 होती है। ये मान हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम एक सवाल करते हैं छोटा सा, जिससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि वेग, प्रकाश का वेग और म्यू, इनके अंदर संबंध जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन करते हैं हम पहला। तो प्रकाश का वेग कांच में ज्ञात करना है हमें। प्रकाश का वेग कांच के लिए या कांच में ज्ञात कीजिए। करते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी जी। म्यू बराबर सी अपॉन वी जी। वी जी क्या है? कांच में प्रकाश का वेग। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। म्यू क्या है? अपवर्तनांक। तो हमें निकालना है वी जी, तो हम करते हैं सी अपॉन वी म्यू। सी अपॉन म्यू, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और प्रकाश का ये हमने किया है कांच के अंदर प्रकाश का किस में ज्ञात करना अपने को? कांच में ज्ञात करना। कांच के लिए क्या होता है? 1.5 होता है। 1.5 होता है। जब 5 से किया, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता चला कि प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो सेम तरीका, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन क्या करेंगे? वी वाटर कर देंगे। तो वी वाटर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे सी अपॉन म्यू हो जाएगा, और सी तो वही 3 × 10⁸ रहेगा, लेकिन पानी के लिए प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 1.33। 1.33 लिखो या 4/3 लिखो, एक ही बात है। ये 3 ऊपर की साइड जाके 3 से गुणा होगा, और 3 से गुणा होके बनेगा क्या? 9 बन जाएगा, बटा 4 × 10⁸। जब 9 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1.125 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश का वेग पानी के अंदर कम है और प्रकाश का वेग कांच के अंदर ज़्यादा है, और निर्वात के अंदर रहता है 3 × 10⁸। निर्वात के अंदर कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸। और कांच के अंदर कितना होता है? 2 × 10⁸। और ये 1.2 नहीं आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट। 4 × 2 = 8 होता है, फिर 10 बचे, ये 9 है, ये 4 है, 8 हुए, 1 हुआ, 1 0 उतारा, 0.2, और यहाँ पे 8 आया, 2 बचा, फिर 5, 2.25 आएगा। ये 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, और ये पानी के अंदर 2.25 × 10⁸ होता है, और कम हुआ थोड़ा। और कांच के अंदर देखा जाए तो और भी प्रकाश का वेग कम हुआ। तो इस तरह से ये प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा रहेगा, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। अब हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि माध्यम जब बदलता है तो एक नंबर माध्यम के सापेक्ष 2 नंबर
माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, या 2 नंबर माध्यम के सापेक्ष 1 नंबर का अपवर्तनांक क्या होगा। हम यहाँ ये सोच के चलते हैं कि प्रकाश किरण है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, और प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इधर प्रकाश किरण मुड़ रही है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो ऐसी स्थिति में ये करते हैं हम, माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। तो हम इसे लिखेंगे μ1 और 2, ठीक है। अब μ1 का मतलब हुआ माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 1 नंबर माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 नंबर माध्यम के सापेक्ष। यानी कि अगर ये हवा है और ये कांच है, तो हम ये कह सकते हैं हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आएगा V2 अपॉन V1, जिसके सापेक्ष होता है वो ऊपर आता है और जिसका अपवर्तनांक होता है वो नीचे आता है। एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं इधर कि VG नहीं μg, हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि C ऊपर लिखना पड़ेगा और VG नीचे लिखना पड़ेगा। ये माध्यम 1 है तो V1 नीचे आया, वैसे ही ये VG है, G है, तो ग्लास में प्रकाश का वेग जो है वो नीचे की ओर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कांच का अपवर्तनांक आ गया किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो इसी तरीके से काम हम आगे करेंगे। तो इसका अगर उल्टा करें, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 नंबर के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो उसको हमें लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो जिसका अपवर्तनांक है वो नीचे आएगा और जिसके सापेक्ष है वो ऊपर आएगा। ठीक इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं V1 और 2। यहाँ लिखा है, इसका मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। अब हम काम करने वाले हैं, अब इस प्रकार हम देखते हैं कि μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू हमारे पास होगा V2 अपॉन V1 इंटू V1 अपॉन V2। V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि μ12 की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन μ21 होगा। यानी कि 1 नंबर माध्यम से प्रकाश किरण आए, 2 नंबर में प्रवेश करे तो उसका अपवर्तनांक जो कुछ प्राप्त होगा, अगर प्रकाश किरण 2 नंबर माध्यम से आए और 1 नंबर में प्रवेश करे उसके उल्टे के बराबर हो जाएगा। यानी कि हवा से प्रकाश किरणें पानी में जा रही है, तो अगर μ12 है तो प्रकाश किरणें पानी से हवा में जा रही है उल्टा, तो ऐसे टाइम में μ21 है। और इन दोनों में संबंध इस प्रकार का होता है, μ12 बराबर μ21। ठीक है। अब म्यू का मान सघन माध्यम के लिए एक बात याद रखने की है, नोट, म्यू का मान सघन माध्यम के लिए अधिक होता है और विरल माध्यम के लिए म्यू का मान कम होता है। ठीक है। म्यू का मान सघन माध्यम के लिए
अधिक होता है, अधिक होता है। हमने देखा था कि म्यू एयर या निर्वात जो है वो 1 लिया था हमने लगभग, और अगर सही लिखें तो म्यू निर्वात इक्वल टू 1 था, और ये लगभग बराबर 1 था। और म्यू पानी, पानी के लिए ये मान 1.33 था, और म्यू इज इक्वल टू 1.5 किसके लिए, कांच के लिए। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि निर्वात के लिए म्यू का मान 1, माध्यम सघन हुआ, हवा बनी तो लगभग 1, थोड़ा कम हुआ लेकिन लगभग 1। माध्यम और सघन हुआ, पानी हुआ, तो उसके लिए 1.33, और माध्यम सघन हुआ, कांच बन गया तो 1.55। ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रकाश अपवर्तनांक का मान कम होता है, सघन माध्यम में अपवर्तनांक बढ़ता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ठीक है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो वेग बढ़ेगा, और सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वेग कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकाश किरणें यदि हवा से पानी में प्रवेश कर रही है तो उसका प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक होती है कोचीज इक्वेशन, वो होती है म्यू इज इक्वल टू, मतलब ये इक्वेशन जो है वो हमें बताती है लैम्डा और म्यू यानी कि अपवर्तनांक में संबंध बताती है। ए बी सी यहाँ कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन आगे चलती जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान कम हो जाएगा। अगर कलर के हिसाब से देखें तो लैम्डा रेड कलर ज़्यादा होता है और लैम्डा वॉयलेट बैंगनी कलर से कम होता है। इसके लिए हमें याद है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है लगभग, और इसके लिए हमें याद है 3800 एंगस्ट्रॉम होता है लगभग। तो ये इनके तरंगदैर्ध्य हैं। तो तरंगदैर्ध्य में ये संबंध होता है। तो तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ता है तो म्यू कम हो जाएगा, अगर म्यू बढ़ता है तो तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। इसलिए म्यू रेड ग्रेटर था, ये लेस हो जाएगा, उल्टा संबंध है। तो ऐसे टाइम में म्यू वॉयलेट। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हमारे पास संबंध आ जाता है म्यू डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं म्यू जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती वेग के होता है, यानी कि माध्यम की सघनता बढ़ेगी तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। म्यू बढ़ने से माध्यम की सघनता बढ़ेगी, सघनता बढ़ने से वेग कम हो जाएगा। जैसे कांच का म्यू 1.5 होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें वेग सबसे कम होता है। ये हमने निकाला हुआ है। तो उसके बाद एक और संबंध म्यू समानुपाती लैम्डा होता है। ये संबंध हमें ध्यान में रखना है। अगर प्रकाश के कलर देखें तो हमारे पास होता है वी आई बी जी वाई ओ आर, यानी कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंग्रेजी में विबग्योर से याद रखते हैं, हिंदी में बैनी आह पिनाला से याद रखते हैं। बैंगनी रंग के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये लंबाई के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो आर है,
आर लाल कलर है और लाल कलर के लिए लैम्डा होता है रेड कलर के लिए 7800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर हम बैंगनी से लाल कलर की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको वॉयलेट कहते हैं, इसको इंडिगो कहते हैं। आई मतलब इंडिगो, वी मतलब वॉयलेट। तो अगर हम इधर से आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब लैम्डा का मान बढ़ता है। किधर से किधर? वॉयलेट से रेड की साइड। सेम बात अगर यहाँ से देखें, हमारे पास ये जो रिलेशन आया म्यू का लैम्डा और म्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो म्यू क्या हो जाएगा? कम होता है, ये बढ़ता है। वेग के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? वेग के हिसाब से देखें तो वेग बढ़ता है। अगर म्यू वेग कम होगा तो म्यू का मान बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से अपवर्तनांक म्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन के नियम करेंगे, यानी कि स्नेल का नियम। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।